नमस्कार दोस्तों, राइज अप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी पीसीएस मेंस पेपर 6 के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबंधन। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा, इन दोनों में देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं और इनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा रहा है। यही टॉपिक जो है आपका है। इससे संबंधित जो है जैव ऊर्जा से संबंधित प्रश्न 2023 में आया भी है, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए साथियों इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल हम लोग ये डिकोडेड फॉर्म में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में। सबसे पहले हम यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में देखेंगे, फिर गैर नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक कॉमन इंट्रो ये है कि ऊर्जा किसी भी राज्य के आर्थिक विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। तो क्या है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, जैसे कि देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है। तो क्या है कि ये बहुत बड़ा राज्य है, तो यहाँ पे ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा दोनों का संतुलित विकास आवश्यक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बड़ी है, तो इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो यहाँ पे नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय दोनों का संतुलित विकास आवश्यक है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा समझ लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा जो पुनः उत्पन्न की जा सके, नवीकरणीय ऊर्जा। और देखिए जो ये बाकी परंपरागत ऊर्जा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, इन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता एक बार नष्ट होने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। अब देखिए अगला नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए लगातार पुनः उत्पन्न होते रहते हैं, ये प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, समाप्त होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी सौर ऊर्जा, अब इसके अंतर्गत क्या है, अब सौर ऊर्जा देखेंगे हम लोग। देखिए उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और जो है सौर ऊर्जा के अनुकूल है। ठीक है, राज्य को औसतन 4.5 से 5.5 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर, लगभग मतलब कि जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर में इतने जो है किलोवाट जो है घंटे में इतने किलोवाट ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो प्रतिदिन जो है 4.5 से 5.5 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर सौर विकिरण उत्तर प्रदेश राज्य प्राप्त करता है, यानी कि यह सौर ऊर्जा के अनुकूल राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि संबंधित योजनाएं देखेंगे, जैसे कि टॉपिक में भी दिया है योजनाएं, उनका प्रबंधन। तो उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022, तो इसका लक्ष्य क्या था, 2030 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा विकसित करना। इसमें 14,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजनाएं और 6,000 मेगावाट रूफटॉप सौर शामिल हैं। ठीक है, ये लक्ष्य रहा। और इसका क्रियान्वयन एवं दायित्व देखिए, यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जो यूपी नेडा है, इसका दायित्व का निर्वहन करती है। किस चीज़ का, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के का क्रियान्वयन करती है। तो इस नीति के तहत नए सौर ऊर्जा संयंत्र अथवा संबंधित परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकारी उपक्रमों को ग्राम पंचायतों एवं राजस्व विभाग की भूमि 1 रुपये प्रति एकड़ की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या है, ग्राम पंचायत से और राजस्व विभाग की जो भूमि है 1 रुपये प्रति एकड़ की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। किसके लिए, सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए। तो ये सरकार की पहल है, इस प्रकार से क्रियान्वयन होगा। अब सौर ऊर्जा पार्क देखते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 600 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क स्थापित होंगे, जो कि केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम होगा। ठीक है, तो जैसे सौर ऊर्जा पार्क में क्या होगा, जालौन, एटा, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, झांसी, आपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा कि सौर ऊर्जा पार्क इन किन जगहों पे स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ पे, जालौन, एटा, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, झांसी। ठीक है दोस्तों, आगे बुंदेलखंड में देश का प्रथम सौर ऊर्जा सोलर एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है वो देश का प्रथम सोलर एक्सप्रेस वे है। ठीक, ये PPP मॉडल पर बनाया गया है और 5500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बिजली उत्पन्न कर रहा है।
कि इसका क्रियान्वयन यूपीईडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में सोलर एक्सप्रेसवे बनाने के पीछे मुख्य कारण है यहाँ की भूमि आसानी से उपलब्ध है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मौसम साफ रहता है, एक शुष्क क्षेत्र है। देखिए ये शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे जो है सौर ऊर्जा अच्छी मिलती है, इस वजह से यहाँ के एक्सप्रेसवे को चुना गया जो है प्रथम सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में है। तो इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? यूपीएडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रौद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। आगे पवन ऊर्जा, अगली नवीकरणीय ऊर्जा पवन ऊर्जा। वर्तमान में यूपी में पवन ऊर्जा क्षमता 1400 मेगावाट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो संभावनाएं और प्रयास इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र, इस क्षेत्र में 50 मीटर की ऊंचाई पर ललितपुर, झांसी, महोबा में अपार संभावनाएं हैं। अगला क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र ना, ऐसे यूपी है तो यहाँ बुंदेलखंड है, यहाँ तराई क्षेत्र है। ठीक। इस क्षेत्र में 80 मीटर की ऊंचाई पर लगभग लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, इन जिलों में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की कैसी है? मानसूनी हवाओं का अत्यधिक प्रभाव रहता है। मानव संसाधन अपार संभावनाएं यहाँ पे हैं, इस वजह से पवन ऊर्जा का लाभ उठाया जा सकता है। तो पवन ऊर्जा, उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को देखते हुए इनका सतत दोहन करने की आवश्यकता है। साथ ही पेरिस समझौता और COP26 की प्रतिबद्धताओं को जो है पूरा करने में ये सहायता देगा। ठीक है। तो ये COP26 और पेरिस समझौते का जो प्रतिबद्धता है उसमें भी ये सहायता देगा, अगर पवन ऊर्जा की सतत रूप से हम लोग दोहन करते हैं तो। क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा है तो पोल्यूशन नहीं होगा इससे। तो ऊर्जा के जो मतलब जो दूसरे स्रोत हैं, कोयला ये सब वाले परंपरागत स्रोत, इनकी जगह जब हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे पोल्यूशन कम से कम होगा। तो ये एक सतत विकास के रूप में परिलक्षित होगा। ठीक है दोस्तों। अगला है बायोमास ऊर्जा। देखिए ये उत्तर प्रदेश कृषि राज्य है ही, तो यहाँ पे क्या है? बायोमास के अपार संभावनाएं होंगी। कृषि अपशिष्ट, गन्ने के अवशेष, गोबर आदि से उत्पादित ऊर्जा बायोमास ऊर्जा कहलाती है। तो बायोमास ऊर्जा का महत्व क्या है? ऊर्जा का अक्षय स्रोत, कम मात्रा में CO2 उत्पन्न करेगा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करेगा, जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा लागत प्रभावी भी होगा। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में बायोमास के अपार संभावनाएं देखते हैं कहाँ कहाँ पे है? तो तराई क्षेत्र, ऐसे उत्तर प्रदेश है तो यहाँ तराई क्षेत्र। ठीक ऊपर। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। सड़े गले पौधे अपशिष्ट बहुत होते हैं, तो वहाँ से जो है जैव बायोमास ऊर्जा इस्तेमाल हो सकती है। पशुधन संपन्न राज्य है ही, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशु हैं। कृषि उत्पाद जो है खाद्यान्न में नंबर 1 पे है, गन्ना उत्पाद में भी फर्स्ट है। तो गन्ने के खोई से भी बायोमास बनाया जाता है, खोई से। ठीक। काफ़ी ज़्यादा उत्पादन गन्ने के खोई से होता है। अब सरकार के प्रयास क्या क्या रहे यहाँ पे? उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022, बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी योजना, उत्तर प्रदेश में बायोगैस संयंत्र मथुरा, यूपी नेडा की स्थापना। ठीक। तो इस प्रकार से क्या है? बायोमास ऊर्जा। तो बायोमास ऊर्जा न केवल ऊर्जा की समस्या का समाधान कर रही है बल्कि अपशिष्टों के समाधान में भी सहायक है। देखिए उत्तर प्रदेश, जैसा कि उत्तर प्रदेश एक कृषि संपन्न राज्य है, तो कृषि संपन्न राज्य है, तो यहाँ पे अपशिष्टों का जो है प्रबंधन कैसे किया जाए, उनका समाधान यहाँ किया जाए, नहीं तो पॉल्यूशन के रूप में तब्दील होंगे। तो अब ये बायोमास ऊर्जा क्या कर रही है? एक तो जो है ऊर्जा का भी समाधान कर रही है, दूसरे अपशिष्टों का समाधान कर रही है, और तीसरे के ये दोनों मिल करके प्रदूषण में भी कमी लाएंगे। तो एक प्रकार स्वच्छ ऊर्जा के रूप में ये तब्दील हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से दोहरा लाभ हो जाएगा। तो निष्कर्ष में इस प्रकार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष अलग अलग मैंने चीज़ों में इसलिए लिखा है कि हमेशा जो है वो डायरेक्ट नहीं पूछता है, हमेशा कहता है कि इसके प्रबंधन में क्या उपयोग है। कुछ इस प्रकार से अगर आप उसके महत्व को बताते चलेंगे एक एक लाइन में, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब लोग सोचते हैं नंबर क्यों नहीं मिलते हैं, पॉइंट्स में लिख देते हैं नंबर के। अरे उसके महत्व, उपयोगिता, इन सब चीज़ों को भी जोड़ते चलिए, प्रश्न में क्या पूछा है ये देखिए, तब मिलता है नंबर। ठीक है। अगला जल विद्युत ऊर्जा। देखिए जहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि बड़े जो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं वो गैर नवीकरणीय ऊर्जा होती हैं, और छोटे प्रोजेक्ट जो होते हैं जल विद्युत के वो नवीकरणीय ऊर्जा होती हैं। जैसे मथुरा में गोकुल बैराज, फतेहपुर चित्रकूट के मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये सब जल विद्युत हो गए। ठीक। तो अब हम देखिए यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत समझी गई कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या संभावनाएं थी। अब देखते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में। देखिए जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, तापीय एवं जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जो हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक। अब उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ पे हैं?
यूपी के अधिकांश जो है बिजली संयंत्र थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कि कोयला संयंत्र, वो कोयला से चलते हैं। जो बिजली की यहाँ पे पैदा होती है वो कोयला से संयंत्र, जो ताप विद्युत संयंत्र है उससे, उसकी सहायता से उत्पन्न होती है। ठीक, तो कोयला में सिंगरौली का नाम आपने सुना होगा, सोनभद्र में मिर्ज़ापुर, चंदौली, इनकी खदानों से जो प्राप्त होते हैं कोयले, यहाँ से बिजली बनाई जाती है। तो एनटीपीसी इसका काम करता है, तो एनटीपीसी विद्युत उत्पादन करता है। ठीक, तो अब से देखिए, सिंगरौली ताप विद्युत सोनभद्र, रिहंद ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र, ददरी ताप विद्युत गौतम बुद्ध नगर, ऊंचाहार रायबरेली, टांडा अंबेडकर नगर, औरैया दिव्यापुर ताप विद्युत संयंत्र। ठीक, इतने ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी द्वारा संचालित हैं। प्रीलिम्स में भी आप लोग आर वगैरह में पढ़े होंगे इसको। ठीक, तो यहाँ पे इसे पॉइंट्स दिखा सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के कौन कौन से संयंत्र हैं, तो अनपरा और ओबरा जो है सोनभद्र में है, हरदुआगंज अलीगढ़ में है, जवाहरपुर एटा में है, पनकी कानपुर में है, परीक्षा झांसी में है। ठीक है, ये सब जो है प्रीलिम्स के पॉइंट्स हैं। प्रयागराज और मेजा ताप विद्युत संयंत्र जो है एनटीपीसी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से चलता है। बाकी ये दोनों अलग अलग मैंने बताया ही, ये देखिए एनटीपीसी के थे, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के थे, और यहाँ पे संयुक्त रूप से प्रयागराज का मेजा है। ठीक है, राज्य की कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा थर्मल पावर प्लांटों से आता है। ये बहुत बड़ी बात है कि 70% हिस्सा तो थर्मल पावर प्लांटों से ले रहे हो विद्युत उत्पादन में। ठीक, तो प्रबंधन पहले क्या हो सकती हैं, पुराने प्लांटों का मॉडर्नाइजेशन एवं एफिशिएंसी बढ़ाना। देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो प्लांट हैं वो काफ़ी पुराने हैं, तो उनका मॉडर्नाइजेशन एफिशिएंसी होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो बिजली और अच्छी पैदा होगी, इफिशिएंट बिजली पैदा होगी। ठीक, प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन यूनिट का प्रयोग। देखिए डिसल्फ्राइजेशन यूनिट क्या होती है, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन, ये क्या काम करती है, धुएं हटाने की एक प्रकार की टेक्निक होती है, जो स्मॉग होता है, तो यह SO2 को हटाता है ये। ठीक, इसको नियंत्रण करने के लिए अगर इस तरह का प्लांट लगाएंगे तो फिर क्या होगा, जो मतलब बिजली संयंत्रों से SO2 वगैरह निकलता है उस पर नियंत्रण डाला जा सकेगा। तो इस प्रकार से प्रबंधन होगा। देखिए यहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स दिखाएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। कोयला की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बना देना, इससे भी क्या होगा कि आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ रहेगी तो बिजली अच्छी उत्पादित होगी, नहीं तो दूसरे दूसरे राज्यों से बिजली खरीदना पड़ता है, क्या ही बताया जाए। देखिए जल विद्युत, उत्तर प्रदेश में जल विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता, कुल क्षमता लगभग 1.77% जो है किसका है, इसकी क्षमता है जल विद्युत ऊर्जा की। ठीक, तो रिहंद जल विद्युत गृह, ओबरा जल विद्युत गृह और माता टीला जल विद्युत गृह आदि प्रदेश के प्रमुख जल विद्युत गृह हैं। ठीक, हम लोग इसको मैप में भी दिखा सकते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है। यहाँ पे अब देखिए माता टीला ललितपुर में है, खारा जो है जल विद्युत सहारनपुर में है, ऊपरी गंगा और जल विद्युत परियोजना पथरी और सलावा में है, ओबरा जल विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, रिहंद जल विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, और ये माता टिलगांव शीतला जल विद्युत परियोजना भी झांसी में है। ठीक है, अब इसकी संभावनाएं कौन कौन सी हैं, तराई क्षेत्र में देखिए जल विद्युत परियोजना की संभावनाएं तराई क्षेत्र में हिमालयी नदियों और मानसूनी वर्षा 3 प्रकार की चीज़ों से हैं। तो हिमालयी नदियों का प्रवाह तेज होता है, तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के तहत जल विद्युत परियोजना की अपार संभावनाएं हैं, जैसे कि लखीमपुर खीरी बहराइच इन सब जगहों पे अपार संभावनाएं हैं। हिमालयी नदियों में सततवाहिनी नदियां होने के कारण संसाधन की अपार संभावना, देखिए हिमालय नदियां सततवाहिनी हैं तो इससे जल संसाधन की जो है अपार संभावनाएं यहाँ पे हो जाएंगी, इसकी सहायता से हम लोग बिजली बनाएंगे। मानसूनी वर्षा, प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 80 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इस वजह से भी जो है जल विद्युत परियोजनाएं ठीक ठाक काम करती हैं। वर्तमान में बांधों का विस्तार हम कर देंगे तब भी जो है हम लोग जल विद्युत बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश में जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं, जो न केवल विद्युत की समस्या का समाधान करने में सहायक हो सकती हैं बल्कि अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को पाने में भी सहायक साबित हो सकती हैं। एक सारगर्भित निष्कर्ष दे दिया। अब ऊर्जा प्रबंधन की नीतिगत पहले हम लोग देखते हैं ना, तो यूपी नेडा ऊर्जा विभाग के उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा कार्यान्वयन हो रहा है। ऊर्जा दक्षता नीति के अंदर की LED वितरण, सोलर स्ट्रीट लाइट और स्मार्ट मीटरिंग, ये सब चीज़ें विद्युत क्षेत्र में हो रही हैं। ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भरता हेतु ऊर्जा आत्मनिर्भर यूपी मिशन का प्रारंभ किया गया है। यूपी
कुसुम मिशन के तहत जो है, योजना के तहत किसानों को सौर सिंचाई पंप प्रदान किए गए हैं। आपने करंट में पढ़ा होगा, यूपी कुसुम योजना। ठीक है। अब चुनौतियाँ, ऊर्जा उपयोग में क्षेत्रीय असमानताएं हैं, वित्तीय निवेश में कमी है, नवीकरणीय परियोजनाओं की भूमि की उपलब्धता की समस्या है, ट्रांसमिशन एवं ग्रिड इंटीग्रेशन की समस्याएं उत्तर प्रदेश में है ही। ग्रिड एक दो बार फेल भी हुई है, अपना अगर याद होगा 2-4 साल पहले, इस तरह 4-6 साल पहले की बात है कि यहाँ पे ग्रिड फेल हो गई थी एक बार। तो ये ट्रांसमिशन एवं ग्रिड इंटीग्रेशन की समस्याएं, तो ये ग्रिड इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर अलग अलग ग्रिडें होती हैं ना, वो उसकी जो है विद्युत क्षमता के लिए, तो इस हिसाब से जो है अब जो है पर्याप्त संचालन होता रहेगा विद्युत का, आबाद संचालन। ठीक, इनका समाधान क्या है? ट्रिपल पी मॉडल, ग्रामीण क्षेत्र ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ग्रिड प्रणाली बनाएं और ऊर्जा भंडारण तकनीकों को उनमें निवेश करें, जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाएं, किस प्रकार से बिजली का एफिशिएंट उपयोग करना है ऊर्जा का। ठीक, अब यूपी ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, इसका कंक्लूजन दिखा सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की झुकाव न केवल ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता में भी सहायक होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्या है कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय में तो नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी, ताकि उसी की सहायता से हम सतत एवं संपोषणी विकास की ओर बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। ये एक सारगर्भित निष्कर्ष दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा को हम महत्ता देंगे और उसकी सहायता से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर पहुँचेंगे। ठीक है, इससे संबंधित एक PYQ भी आया है। उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलों, भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए, मैं जब जैव ऊर्जा की संभावनाओं की बात कर रहा था तो वहाँ पे तो वही बात की है, तो हमारा ऐसा आंसर है कि हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के काबिल बन जाएंगे। देखिए, तो जैव ऊर्जा विकास में वर्तमान पहलुओं, भविष्य की संभावनाओं की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलते हैं जैव ऊर्जा के बारे में। तो हमने बताया था कि जैव ऊर्जा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक कृषि राज्य है और जो है, और यहाँ पे जो है गन्ना में नंबर 1 है, खाद्यान्न में नंबर 1 है, इस तरह के। देखिए यहाँ पे तो तराई क्षेत्र है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, जैव विविधता संपन्न है, सड़े गले पौधे हैं, पशुधन संपन्न देश है ना, और क्या है, कृषि उत्पाद ज़्यादा हैं, गन्ने से खोई बनाई जा रही है, ये सब सारी चीज़ें। और इनके लिए जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत एक प्रकार का ये होगा ही। तो इसी प्रकार से अगर आप उत्तर देंगे तो निश्चित ही अच्छा नंबर पाएंगे। तो अगर आपको इस प्रकार के कीवर्ड्स तैयार हैं तो आप मेंस में बहुत अच्छा लिखेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें, लाइनें तो खुद ही लंबी हो जाती हैं लिखने पे, मेन है कीवर्ड्स याद होने चाहिए। इतने ही कीवर्ड्स में आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम में लिख के आएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके बाद हम लोग टॉपिक 7 पे पहुंचेंगे, पेपर 6 के। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।